तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह शर्लॉक और लेडी वॉटसन ने मिस एमी के मर्डर से जुड़े रहस्य पर पर्दा उठाया और उसके पति डॉक्टर रिचर्ड के मास्टर प्लान को साबित किया, उसी तरह आज इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में भी शर्लॉक कुछ इसी तरह एक आदमी के मर्डर और ट्विन सिस्टर से रिलेटेड रहस्य का पर्दा फाश करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत एडिक्शन ग्रुप मीटिंग को दिखाते हुए होती है। इधर अफीम और ड्रग्स से उभरने वाले वॉलंटियर्स अपनी कहानी सुनाकर बाकी लोगों को इनकरेज करती थी और इसी मीटिंग को अटेंड करने इधर शर्लॉक और मिस वॉटसन भी आए होते हैं। तभी वॉटसन देखती है कि शर्लॉक काफी देर से बगैर कुछ बोले सामने की तरफ घूरे जा रहा था। इसे देख वॉटसन शर्लॉक को टच करती है, जिससे शर्लॉक अचानक से होश में आकर खड़ा हो जाता है। इसे देख बाकी लोग शर्लॉक को देखने लगती हैं और तभी शर्लॉक वहां से उठकर चला जाता है। आगे रास्ते में शर्लॉक वॉटसन को बताता है कि उसने मीटिंग के वक्त खुद के दिमाग को कुछ समय के लिए हिप्नोटाइज किया था ताकि मीटिंग में की जाने वाली बकवास इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसने से बचा सके। वॉटसन कहती है, लेकिन तुमने ऐसा किया ही क्यों? शर्लॉक कहता है, एटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी याददाश्त सीमित है और जब हम अपनी याददाश्त में बकवास की बातें और गॉसिप ज्यादा डालते हैं तो काम की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से अपने आप ही निकल जाती है, फ्लो हो जाती है। इसलिए हमें काम की जानकारी ही दिमाग में घुसानी चाहिए। ऐसा कहकर शर्लॉक पास के टेबल से ग्लास उठाकर कहता है, ये खाली ग्लास हमारा दिमाग है और ये केमिकल वो तमाम जरूरी फैक्ट्स, जानकारी और इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारे कभी ना कभी काम आएंगी। वहीं ये पानी का ग्लास वो गॉसिप्स और बकवास की बातें हैं जो हम रोज रोज सुनकर सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में घुसाते रहते हैं। और देखो, इन चीजों से दिमाग यूजफुल जानकारी हमारी याददाश्त से बाहर निकाल फेंकता है। वॉटसन कहती है, ये सब बकवास है, इंसानी दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। शर्लॉक कहता है, लेकिन मेरा दिमाग इसी तरह से काम करता है। वॉटसन कहती है, खैर छोड़ो, वैसे मुझे तुम्हें बताना था कि मैं आज अपने एक फ्रेंड के साथ रात को डिनर में जाने वाली हूँ और 10 बजे लौट आऊंगी। शर्लॉक कहता है, तुम एक ड्रग एडिक्ट को पूरे 2 घंटे घर में अकेले छोड़कर जाओगी? वॉटसन कहती है, ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत करना, मैं आते ही सबसे पहले तुम्हारा ड्रग टेस्ट चेक करूंगी। तो इसे सुन शर्लॉक स्माइल करता है। तभी शर्लॉक को पुलिस डिपार्टमेंट से चीफ ग्रेगसन का कॉल आता है। ग्रेगसन को फिर से शर्लॉक की मदद की जरूरत पड़ गई थी। आगे हम एक आदमी की लाश देखती हैं जिसके सर पर गोली मारकर उसे मारा गया था। चीफ ग्रेगसन शर्लॉक को क्राइम सीन में लाते हुए बताता है कि ये आदमी कैसे मैकमैनस था। लाश को देख शर्लॉक बोलता है, आपने फोन में इन्फॉर्म किया था कि कैसी किसी चोर को पकड़ने के चक्कर में मारा गया है। तभी वहीं मौजूद डिटेक्टिव बेल कहता है, हाँ जरूर ये चोरी का मामला है क्योंकि विक्टिम के शरीर से उसका वॉलेट और घड़ी दोनों चोरी हो चुके हैं और कमरे के सारे ड्रॉर्स भी खुले हुए हैं। चीफ ग्रेगसन शर्लॉक को डिटेक्टिव बेल से इंट्रोड्यूस कराकर कहता है, डिटेक्टिव बेल हमारे डिपार्टमेंट के वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव हैं। तभी शर्लॉक क्राइम सीन में एक अनजान आदमी को नोटिस करता है जो तब से सब कुछ गौर से देखे जा रहा था। तब चीफ बताता है कि ये आदमी विक्टिम का पड़ोसी है और इसी ने विक्टिम की लाश देखकर हमें कॉल करके इधर बुलाया था। तभी मिस वॉटसन शर्लॉक के पास आकर कहती है, मुझे इधर ठीक नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शर्लॉक कहता है, तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुमने इससे पहले कभी डेड बॉडी नहीं देखी, जबकि ऐसा डॉक्टर काम करते वक्त तो तुम्हें रोज रोज ये सब देखने मिलता होगा। वॉटसन कहती है, इसलिए मैं अब ये सब और देखना नहीं चाहती। ऐसा कहकर वॉटसन वहाँ से चली जाती है। तभी शर्लॉक यहाँ दीवार में एक खून का बड़ा सा निशान नोटिस करता है और सोफे के पास जाकर कुछ स्मेल करके इस फैसले में पहुंचता है कि ये मामला चोरी और मर्डर का नहीं बल्कि एक मर्डर और एक चोरी का है। मतलब मर्डर किसी एक आदमी ने किया और चोरी किसी दूसरे आदमी ने। शर्लॉक की बात चीफ ग्रेगसन और डिटेक्टिव बेल दोनों समझ नहीं पाते। तब शर्लॉक बताता है, जरा इस सोफे की तरफ देखिए, इसमें हाल ही में कोई बैठा हुआ था। अब ऑफ कोर्स एक पुलिस ऑफिसर को क्राइम सीन जांचते वक्त इतनी तो समझ होती है कि वो क्राइम सीन के किसी सामान का इस्तेमाल ना करे। इसका मतलब सोफे में बैठने वाला आपके आदमियों में से नहीं होगा, यानी इसमें बैठने वाला व्यक्ति किलर होगा और जरूर किलर यहाँ बैठकर कैसी के घर आने का इंतजार कर रहा होगा ताकि जैसे ही कैसी घर के अंदर आए वैसे ही वो उसे गोली मारकर खत्म कर दे। और इतना सब करने वाली जरूर एक औरत रही होगी क्योंकि इस सोफे में टी ब्लॉसम डिओड्रेंट की स्मेल आ रही है जो सिर्फ औरतें ही इस्तेमाल करती हैं। वहीं दूसरा क्राइम सीन यानी चोरी, ये किसी आदमी का काम है क्योंकि इस अपार्टमेंट से जो सामान चोरी हुए हैं उसे सिर्फ एक ताकतवर आदमी ही यहाँ से उठा कर ले जा सकता है। डिटेक्टिव बेल कहती हैं, आखिर एक घड़ी और वॉलेट
वॉलेट जैसे हल्के फुल्के सामान को चुराने के लिए किस तरह ताकतवर आदमी की जरूरत पड़ेगी। शर्लॉक कहता है, आप यहाँ सामने रखी हुई अलमारी को भूल रहे हैं। अगर आप दीवार में लगे डस्ट पैटर्न पर गौर करें तो पाएंगे कि इस जगह पर काफी लंबे समय से एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। उस अलमारी को चोर घसीटते हुए चुरा कर ले गया, जिस कारण नीचे जमीन में घसीटने के निशान बन गए। लेकिन डिटेक्टिव बेल को ये सब बातें बकवास लगती हैं। तभी वॉटसन वहाँ आकर कहती है, शर्लॉक सही कह रहा है। ऐसा कहकर वॉटसन इन्हें कैसी के कमरे की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। इसमें वो अलमारी साफ दिखाई दे रही थी। शर्लॉक आगे कहता है, अब क्योंकि ये अलमारी बड़ी थी और इस बिल्डिंग के अंदर कोई लिफ्ट या एलिवेटर भी नहीं है, तो चोर को अलमारी नीचे सीढ़ियों से ले जाते वक्त काफी तकलीफें आई होंगी और हो सकता है कि चोर को ऐसा करते वक्त यहाँ का कोई किराएदार देख लेता। तो मेरा ख्याल है कि चोर ने वो अलमारी यहीं की किसी फ्लोर में रखी हुई है। ऐसा कहकर शर्लॉक अलमारी के स्क्रैच को फॉलो करते हुए बाहर आता है और तभी शर्लॉक की नजर उस पड़ोसी पर पड़ती है जो इन्हें तब से देख रहा था। इसे देख शर्लॉक को यकीन हो जाता है कि हो ना हो इसी पड़ोसी ने कैसी की अलमारी अपने घर में छिपाई हुई है, इसलिए पकड़े जाने के डर से तब से इन पर नजर रख रहा है। इसलिए शर्लॉक जबरदस्ती उस आदमी के अपार्टमेंट का लॉक तोड़ डालता है और अलमारी उसी आदमी के घर पर मिलती है, जिससे इस आदमी की पोल यहीं खुल जाती है। आगे हम कैसी के पड़ोसी यानी जॉन को कस्टडी में देखती हैं। यहाँ जॉन इतना तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसी ने कैसी के घर चोरी की थी, लेकिन उसने कैसी को नहीं मारा। दरअसल जब वो कैसी के घर में गया तभी कैसी पहले से मरा पड़ा था। उस वक्त कैसी की लाश देखकर जॉन के दिमाग में पुलिस को कॉल करने का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे कैसी के कमरे की एंटीक अलमारी दिखी और क्योंकि जॉन बेरोजगार था, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए जॉन ने कैसी के घर की एंटीक अलमारी चोरी कर ली। इतना बताकर जॉन उसे छोड़ने कहता है, लेकिन यहाँ डिटेक्टिव बेल को जॉन ही कैसी के मर्डर का गुनहगार लग रहा था। यहाँ कस्टडी के बाहर से शर्लॉक इस इन्वेस्टिगेशन को देखकर चीफ ग्रेगसन से कहता है, जॉन हत्यारा नहीं है, आप लोगों को जॉन को रिलीज कर देना चाहिए। लेस्ट्रेड कहता है, लेकिन जॉन के घर से हमें विक्टिम के तमाम गुमशुदा सामान मिले हैं। शर्लॉक कहता है, लेकिन वो गन नहीं मिली जिससे कैसी की हत्या हुई थी। इसी के साथ अगर आप जॉन पर GSR टेस्ट करेंगे तो आपको ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि जॉन ने रिसेंटली कोई गन या रिवॉल्वर नहीं चलाई है। और सबसे बड़ी बात, जॉन ने किसी तरह का डिओड्रेंट भी नहीं लगाया हुआ है, जबकि सोफे के ऊपर से टी ब्लॉसम डिओड्रेंट की स्मेल आ रही थी। चीफ ग्रेगसन कहता है, सिर्फ तुम्हारे अलावा उस सोफे से किसी को भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। शर्लॉक कहता है, सोफे से याद आया, डिटेक्टिव बेल की थ्योरी के अनुसार मिस्टर कैसी की हत्या चोरी के वक्त चोर को पकड़ते हुए हुई थी। अब अगर चोर के पास इतना ही कम समय था कैसी के घर से भागने का, तो वो कैसी के सोफे में बैठकर उसके घर में लौटने का इंतजार क्यों कर रहा था। ऐसा बोलते हुए शर्लॉक थोड़ा एग्रेसिव बिहेव करने लगता है, क्योंकि जब भी पुलिस ढीली तरह से काम करने लगती है तो शर्लॉक का गुस्सा फूट पड़ता है। इसी को भांपकर वॉटसन शर्लॉक के पास आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है और शर्लॉक को वेंडिंग मशीन से चिप्स लाने भेज देती है। फिर वॉटसन अकेले में चीफ ग्रेगसन से बोलती है, क्या शर्लॉक हमेशा से ऐसा ही था? ग्रेगसन बोलता है, हाँ, कभी कभार शर्लॉक हमारे डिपार्टमेंट में सरदर्द बन जाता है, लेकिन शर्लॉक की एडवाइसेस 99% हमारे काम की होती हैं। वॉटसन बोलती है, आप काफी खुश होंगे कि लंदन के बाद आप सीधा यहाँ न्यूयॉर्क में शर्लॉक के साथ दोबारा काम कर रही हैं। ग्रेगसन कहता है, हाँ, इसकी मुझे थोड़ी सी तो खुशी है। वैसे भी शर्लॉक ने मुझसे पिछले 6 महीनों तक कोई कांटेक्ट नहीं बनाया था और अभी 2 हफ्ते पहले ही शर्लॉक ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो भी न्यूयॉर्क में आ गया है। इसे सुन वॉटसन भाप लेती है कि शर्लॉक ने ग्रेगसन से झूठ बोला था, क्योंकि शर्लॉक तो पिछले 6 महीने से ही न्यूयॉर्क में ही था। फिर उसने ग्रेगसन से ये क्यों बोला कि वो 2 हफ्ते पहले ही न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ है। आगे थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव बेल कस्टडी से बाहर निकलकर सभी को बताता है कि जॉन ने एक लॉयर की मांग की है और अभी तक बस यही बताया है कि उसने सीढ़ियों से गुजरते वक्त एक लेडी को विक्टिम के कमरे से नीचे आते हुए देखा था। शर्लॉक कहता है, एक्सीलेंट, क्या जॉन ने उस लेडी की शक्ल पर गौर किया था? बेल कहता है, हाँ, लेकिन वो औरत हमें ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो औरत जॉन की सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे उसने तब गढ़ा होगा जब शर्लॉक क्राइम सीन में किसी लेडी के मौजूद होने की झूठी कहानी बता रहा था। शर्लॉक कहता है, हमें जल्द से जल्द जॉन की बात को सीरियस लेकर एक स्केच आर्टिस्ट का इंतजाम करा के उससे उस लेडी की स्केच बनवानी चाहिए। लेकिन डिटेक्टिव बेल इसके खिलाफ था। उसे लग रहा था कि ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उनका टाइम पास होगा। इधर इसी छोटी सी
बात को लेकर बेल और शर्लॉक में बहस हो जाती है, लेकिन अंत में ग्रेगसन शर्लॉक की बात मानकर हेडक्वार्टर से एक स्केच आर्टिस्ट हायर करने का ऑर्डर देता है। आगे डिपार्टमेंट से निकलते वक्त शर्लॉक वॉटसन का थैंक्स करती है क्योंकि उसने बिल्कुल ऑन टाइम आकर ग्रेगसन और डिटेक्टिव बेल को अलमारी वाली पिक शो करके दिखाई थी, वरना अपने पॉइंट को साबित करने में शर्लॉक को थोड़ा और टाइम वेस्ट करना पड़ता। वॉटसन कहती है, वैसे शर्लॉक मैंने तुम्हें बताया था कि आज मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है। शर्लॉक कहता है, तुम साफ साफ कह सकती हो कि तुम्हें अपने एक्स लवर से मिलना है, तो वॉटसन इस पर कुछ नहीं कहती। शर्लॉक कहता है, ऑब्वियसली तुम्हारा वो फ्रेंड एक आदमी है, क्योंकि जब जब तुमने मुझसे उसका जिक्र किया है तो इस बात पर पूरी सावधानी बरती है कि कहीं मैं उसका जेंडर न गैस कर लूं। औरतें अक्सर ऐसा ही करती हैं, लेकिन फिर मुझे ये कैसे पता चला कि वो तुम्हारा एक्स लवर है और उसके और तुम्हारे ब्रेकअप को लंबा समय बीत गया है? तो इसके पीछे का रीजन तुम्हारे चलते समय एडियो से पड़ने वाला दबाव है, मिस वॉटसन पूछती है। कैसे? शर्लॉक बताता है, बेल्जियम की स्टडी ने ये साबित किया है कि औरतों को किसी के साथ इंटीमेट हुए कितनी देर हुई है, आप बस उसके वॉकिंग की आवाज को सुनकर पहचान सकती हैं, और तुम्हारे चलने के अंदाज से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट हुए लंबा समय बीत गया है। वॉटसन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, तुम इस बार बिल्कुल सही हो। आगे वॉटसन अपने उसी एक्स लवर से मिलने जाती है। यहाँ वॉटसन के लवर का नाम था टाई मॉर्स्टन। दोस्तों, ये शर्लॉक होम्स सीरीज के मिस मैरी मॉर्टसन का मेल वर्जन है, जिसके साथ आगे चलकर जॉन वॉटसन की शादी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि टाई पेशे से एक लॉयर है और वॉटसन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टाई और शर्लॉक एक दूसरे से मिले। जब टाई वॉटसन से उसके नए क्लाइंट के बारे में पूछता है तो वॉटसन इस सवाल को टाल देती है। अगली सुबह शर्लॉक अपने कंप्यूटर में काफी देर से लगा हुआ था। तब वॉटसन उससे पूछती है कि वो इतने समय से क्या देख रहा है। शर्लॉक बताता है, कैसी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक कैसी एंडोथेलियल डायसोट्रॉफी का मरीज था। वॉटसन कहती है, ये तो आंखों की बीमारी होती है। इसमें पेशेंट के आंखों के सामने एक परत जैसा जम जाता है, पर यह बीमारी तो जेनेटिकल है। आखिर इसका कैसी के मर्डर से क्या कनेक्शन? शर्लॉक वॉटसन के इस सवाल का सीधी तरह से जवाब नहीं देता। तभी वॉटसन शर्लॉक से कहती है, वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने चीफ ग्रेगसन से ये झूठ क्यों बोला कि तुम 10 दिन पहले ही न्यूयॉर्क पहुँचे थे, जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक तुम पिछले 6 महीनों से यहाँ न्यूयॉर्क में ही मौजूद थे? यानी तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। शायद इन 6 महीनों के अंदर कुछ हुआ होगा। इसे सुन शर्लॉक कहता है, तुम मेरी सिर्फ एक सोबर कंपेनियन हो। तुम्हें मेरे ड्रग एडिक्शन छुटवाने के अलावा पर्सनल चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी वॉटसन शर्लॉक से जिद करने लगती है। इतने में शर्लॉक को हॉस्पिटल से डिटेक्टिव बेल का कॉल आ जाता है। बेल कॉल पर बोलता है, मुझे ये बताते हुए यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हमें वो औरत मिल गई है जिसका स्केच हमसे जॉन ने बनवाया था। आगे बेल के कहने पर शर्लॉक और वॉटसन उससे हॉस्पिटल के बाहर मिलने आती हैं। यहाँ बेल उनसे कहता है, जैसे ही हमने जॉन के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस लेडी की स्केच बनवाई, वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने लेडी का चेहरा पहचान लिया, जिससे हमें पता लगा कि इस लेडी का नाम वेट एलिसन है। शर्लॉक कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि एलिसन इस वक्त किधर है। तो बेल शर्लॉक को उसी हॉस्पिटल के एक रूम के अंदर ले चलता है और यहाँ हम देखते हैं कि एलिसन पिछले 3 दिन से कोमा में थी। बेल बताता है, इसने 3 दिन पहले खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे उसी ऑफिसर ने जिसने इसकी पहचान की, वो इसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया और तब से ये कोमा में इसी तरह पड़ी हुई है। और क्योंकि कैसी का मर्डर सिर्फ 1 दिन पहले ही हुआ है, इसका मतलब कैसी की किलर एलिसन नहीं बल्कि उसका पड़ोसी जॉन खुद है। जॉन जब पकड़ा गया तो उसने हमें गोल गोल घुमाने के लिए एलिसन पर सारा इल्जाम लगा दिया। खैर, अब मैं वापस जाकर जॉन को ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा कहकर बेल वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर शर्लॉक को लग रहा था कि एलिसन ही किलर है, क्योंकि एलिसन से टी ब्लॉसम डिओड्रेंट की स्मेल आ रही थी। शर्लॉक को ऐसा लगता है कि एलिसन सिर्फ कोमा में होने का नाटक कर रही है। यही परखने के लिए शर्लॉक एलिसन के मुंह पर एकदम से चिल्लाता है, पर एलिसन कुछ रिएक्ट नहीं करती। तब शर्लॉक आसपास के ड्रॉर से इंजेक्शन ढूंढने लगता है ताकि उससे एलिसन के थाई के ऊपर घुसा सके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के उस हिस्से में बहुत सारे नर्व्स जुड़े होती हैं। इसी वजह से उस हिस्से में इंजेक्शन लगने से इंसान कोमा में होने का झूठा नाटक नहीं कर सकता। शर्लॉक की बात सुन वॉटसन कहती है, मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। ऐसा कहकर वॉटसन एलिसन के हाथ को उठाकर ढीला छोड़ देती है, जिससे एलिसन का हाथ सीधा उसके चेहरे से टच होकर निकल जाता है।
वॉटसन कहती है, इस तरह हाथ का ढीला होना और चेहरे को टच होकर निकलने का मतलब होता है कि पेशेंट सच में कोमा की हालत में है। शर्लॉक कहता है, लेकिन ये सब फेक भी हो सकता है। वॉटसन कहती है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एलिसन का रेस्पिरेटरी सिस्टम और आंखें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही, यानी एलिसन सच में कोमा में है और इसका साफ मतलब है कि एलिसन ने कैसी की हत्या नहीं की। तभी वहाँ एलिसन का डॉक्टर अंदर आ जाता है और उसी वक्त शर्लॉक और वॉटसन उस कमरे को छोड़कर वहाँ से चले जाती हैं। रास्ते में वॉटसन शर्लॉक से कहती है, तो अब हमारी इन्वेस्टिगेशन का अंत हुआ? शर्लॉक कहता है, बिल्कुल नहीं, असल में डिटेक्टिव बेल ने सही चेहरे वाली एक गलत लड़की को ढूंढ लिया। मेरा मतलब एलिसन की जैसी उसकी ट्विन सिस्टर भी इस दुनिया में मौजूद है। इसका पता मुझे तब चला जब मैंने एलिसन के बेड के पास एक किताब देखी। उस किताब को जरूर एलिसन को पढ़कर कोई उसे सुना रहा होगा और उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था कि ये किताब एलिसन और रेबिका के नाम एक तोहफा है उनके 5वें बर्थडे पर। इसका मतलब दोनों के बर्थडे सेम तारीख को आती हैं और रेबिका नाम की कोई लड़की एलिसन की जुड़वा बहन है जिसे हमें ढूंढना होगा। आगे शर्लॉक इंटरनेट से पता करके बताता है कि रेबिका और एलिसन दोनों चार्ल्स एलिसन की बेटी थी। वॉटसन कहती है, चार्ल्स एलिसन, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। शर्लॉक कहता है, चार्ल्स इस शहर के करोड़पति आदमियों में से एक थे और कई सारे स्कूल्स और पार्क्स उन्हीं के ट्रस्ट के नाम पर बनाए गए हैं। अब चार्ल्स के मरने के बाद वो ट्रस्ट उनकी बेटी रेबिका चलाती है। तो आगे ये दोनों चार्ल्स के ट्रस्ट फाउंडेशन में पहुंचते हैं। यहाँ आते ही शर्लॉक एक लेडी से कहता है, मैं इधर मिस रेबिका को ढूंढने आया हूँ, क्या आप बता सकती हैं कि वो किधर हैं? वो लेडी खुद की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहती है, कहिए, मैं ही मिस रेबिका हूँ। इस बात पर शर्लॉक को यकीन नहीं होता क्योंकि रेबिका और उसकी बहन एलिसन दोनों का चेहरा बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। तो रेबिका बताती है, मैं और एलिसन आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बल्कि फ्रैटर्नल ट्विन है। इसका मतलब दोनों की डेट तो सेम है लेकिन चेहरा और पर्सनालिटी अलग अलग है। तो इसे सुन शर्लॉक और वॉटसन इधर से चली जाती हैं। रात में शर्लॉक को कुछ समझ नहीं आता कि जब एलिसन कोमा में है और रेबिका का चेहरा एलिसन की तरह बिल्कुल नहीं है, तब कैसी के पड़ोसी जॉन ने उनसे एलिसन का स्केच क्यों बनवाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉन ने उनसे झूठ बोला हो? तभी इतने में वॉटसन शर्लॉक को उसका एक पुराना वॉयलिन लाकर दिखाती है। शर्लॉक कहता है, ये वॉयलिन मुझे किसी ने एक चुनौती भरा केस सॉल्व करने के बाद दिया था, लेकिन अब तुम इसे डस्टबिन में फेंक सकती हो। वॉटसन कहती है, शायद वॉयलिन प्ले करने से तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर असर पड़े और तुम स्ट्रेस से जल्दी रिकवर करो। शर्लॉक कहता है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं हूँ और वैसे भी एटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बेफालतू की स्किल्स सीखने पर आप काम की चीजें भूल जाती हैं। तो वैसे भी ये वॉयलिन मेरे किसी काम की नहीं। वॉटसन कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कहते ही वॉटसन को उसके बॉयफ्रेंड टाई का कॉल आ जाता है। दरअसल टाई को थोड़ा फ्री समय मिल गया था, इसलिए वो वॉटसन से मिलना चाहता था, लेकिन वॉटसन अभी टाई से मिलने को मना कर देती है क्योंकि वो अपने क्लाइंट को इस तरह स्ट्रेस में छोड़कर नहीं जा सकती थी। इस दौरान शर्लॉक गुस्से में अपने वॉयलिन को जला डालता है। इसे देख वॉटसन जल्दी से कॉल काट कर उस वॉयलिन को कपड़े से ढक कर बचा लेती है। तब शर्लॉक कहता है, टाई, यही तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम है ना? बड़ा अच्छा नाम है। इस नाम से कोई उसके नेशनैलिटी या जेंडर का अंदाजा नहीं लगा सकता। इतना कहते ही शर्लॉक को चीफ ग्रेगसन का कॉल आ जाता है। ग्रेगसन कॉल पर शर्लॉक से कहती हैं, यहाँ कैसी की तरह ही एक औरत का उसी पैटर्न से मर्डर हो गया है। इनफैक्ट गोली भी सेम तरह की है। तो इसे सुन शर्लॉक क्राइम सीन में पहुंचता है और कहता है कि अब क्योंकि जॉन इतने समय तक कस्टडी में था तो इसका मतलब वो किलर नहीं हो सकता। डिटेक्टिव बेल कहता है, ओके, मैं मानता हूँ कि जॉन किलर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसने हमसे एलिसन के बारे में झूठ बोला हो। ग्रेगसन कहता है, इस बार भी किलर विक्टिम को मारने से पहले उस चेयर में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। इसे सुन शर्लॉक उस चेयर को स्मेल करता है तो इस चेयर में से भी पिछली बार की तरह ही टी ब्लॉसम डिओड्रेंट की स्मेल आ रही थी। तभी वॉटसन को विक्टिम के कमरे से एक दवाई की डब्बी मिलती है। वॉटसन कहती है, इस दवाई को तो उसी डाइसोट्रॉफी का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पिछली विक्टिम कैसी को था। यहाँ ग्रेगसन को लग रहा था कि बस इसी बीमारी के अलावा दोनों विक्टिम में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन शर्लॉक विक्टिम की आंखें चेक करके बताता है कि कैसी और ये विक्टिम दोनों बहन भाई थे। हाँ, हालांकि दोनों के स्किन का कलर काफी अलग है, लेकिन ओवरऑल फेशियल फीचर्स एक जैसे ही हैं। साथ ही दोनों की बीमारी भी जेनेटिकल है।
शर्लॉक के इतना कहते ही ये सीन यहीं कट होता है। अगली सुबह ग्रेगसन शर्लॉक को बताता है कि वो बिल्कुल सही था। कैसी और एना हाफ सिबलिंग्स थे, यानी दोनों के फादर तो सेम थे लेकिन मदर अलग अलग थी। और अजीब बात ये थी कि दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे और दोनों के मदर्स ने भी ये बात एक दूसरे से छिपा रखी थी कि वह दोनों चार्ल्स के नाजायज औलादी हैं। शर्लॉक कहता है तो अब हमें दोनों विक्टिम्स की मॉम से जांच करनी चाहिए। ग्रेगसन बोलता है अफसोस, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एना की मॉम साल 2008 में कैंसर से डेथ कर गई थी। वहीं कैसी की मॉम 1997 में एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थी। तभी इतने में ऑफिस के अंदर डिटेक्टिव बेल आकर बताती हैं कि विक्टिम एना ने मरने से कुछ हफ्तों पहले एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। इस कंप्लेंट के अनुसार कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था और एना ने उसकी चुपके से तस्वीर भी ले ली थी। ये रही उसकी तस्वीर। ग्रेगसन इस तस्वीर को देखकर कहता है मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त माइक है। आगे ग्रेगसन माइक से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है और यहाँ ग्रेगसन की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेगसन और माइक पहले एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और अब माइक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लॉयर है। यहाँ ग्रेगसन माइक को विक्टिम एना की फोटो दिखाकर कहता है क्या आप इसे जानती हैं? माइक कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे एक क्लाइंट की प्राइवेसी के खिलाफ होगा। ग्रेगसन कहता है माइक इस लड़की का मर्डर हुआ है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन माइक फिर भी ग्रेगसन को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी शर्लॉक एक बहाने से माइक को अपने साथ अकेले ऑफिस से बाहर ले चलता है और उनसे कहता है हमें जो जानना है वो बता दीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगा कि आप दिन में जागने के लिए मैथीन नामक ड्रग लेते हैं। उस ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से आपकी आंखें बार बार एक ही पैटर्न से झपक रही हैं। इसी के साथ आपका काफी सारा वजन भी लॉस हो चुका है, जबकि आपके ऑफिस में रखी पुरानी तस्वीर में आप थोड़े ज्यादा हेल्दी थे। अब आपने इतना वजन एक्सरसाइज या डाइट करने के बाद तो लूज नहीं किया होगा क्योंकि आपकी डाइट आज भी काफी भारी भरकम है और आपका शरीर भी देखने में कसरती नहीं है। इसका मतलब ये उसी मैथीन ड्रग का असर है। अब क्या मैं ये बात डिटेक्टिव बेल या ग्रेगसन को बता दूं या फिर आप शांति से हमें वो बताएंगे जो हम इधर जानने आए हैं? तो शर्लॉक की धमकी को सुन माइक वापस अपने ऑफिस में जाता है और एना से जुड़े केस की फाइल ग्रेगसन को दिखाकर कहता है मैं ये फाइल इधर ही रखकर यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आगे फाइल पढ़ने के बाद शर्लॉक रेबिका के पास पहुंचकर उससे कहता है तुमने ही अपने दोनों हाफ सिबलिंग्स कैसी और एना की हत्या की थी। जरूर मरने से पहले आपके फादर चार्ल्स ने आपको बताया होगा कि कैसी और एना आपके हाफ सिबलिंग्स हैं और चार्ल्स तब से उन दोनों की मॉम को पैसे देते आ रहे थे उनसे इस राज को राज रखने के लिए। खैर ये पता चलते ही आपने मिस्टर माइक की कंपनी से कुछ लॉयर्स हायर किए और उन पर जासूसी करवा कर कन्फर्म किया कि कहीं वो सच में तो तुम्हारे सिबलिंग्स नहीं थे। फिर इस बात के कंफर्म हो जाने के बाद आपने अपने दोनों हाफ सिबलिंग्स का मर्डर कर दिया। रेबिका कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? शर्लॉक कहता है चार्ल्स ने अपनी वसीयत में सारी जायदाद आपके और आपकी बहन एलिसन के नाम लिखी थी, लेकिन अगर कैसी और एना को ये पता चल जाता कि वह दोनों भी चार्ल्स के नाजायज बच्चे थे तो वह दोनों चार्ल्स की जायदाद से अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए पिटीशन फाइल करते और कोर्ट भी उन्हें ही सपोर्ट करती, जिस वजह से आपका जायदाद पर से हिस्सा बहुत कम हो जाता। रेबिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है। चीफ ग्रेगसन कहती हैं तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि कल रात आप 8 से 10 बजे के बीच कहाँ थी? रेबिका कहती है मैं अपने घर में अकेली थी। शर्लॉक कहता है इसका मतलब रेबिका के पास कोई ढंग की अलीबाई भी नहीं है। डिटेक्टिव बेल कहती है फिर तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। रेबिका कहती है अच्छा ठीक है, मैं आप सभी को सच बताने को तैयार हूँ। हाँ ये बात सच है कि मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे और मेरी बहन एलिसन को उनके नाजायज बच्चों की सच्चाई बता दी थी और इसके बाद से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उन दोनों सिबलिंग्स को उनका हिस्सा दिलवा कर रहूंगी। पर इससे पहले मुझे और एलिसन को कंफर्म करना था कि वह दोनों सच में हमारे रियल सिबलिंग्स हैं या फिर हमारे फादर चार्ल्स ने बीमारी की हालत में हमसे झूठ बोला था, क्योंकि हम इस तरह किसी राह चलते मुसाफिर के नाम अपनी करोड़ों की जायदाद नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने और रेबिका ने मिलकर कैसी और एना के बारे में जानने की कोशिश की और उसके लिए हमने लॉयर माइक को भी हायर किया। फिर माइक ने भी कंफर्म करके हमें सारी सच्चाई बता दी कि वह दोनों सच में हमारे सिबलिंग्स थे। पर इससे पहले मैं ये बात उन दोनों को बता पाती, उससे पहले ही मेरी बहन एलिसन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और वह शराब पी पी कर पागल हो गई। एक दिन किसी गम में आकर एलिसन ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की।
शर्लॉक कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड था। जरूर आपने एलिसन को जान से मारने की कोशिश की होगी, लेकिन एलिसन बच निकली और गलती से कोमा में चली गई। इस दौरान आपने सोचा कि एलिसन को तो मैं बाद में भी मार सकती हूँ। पहले चार्ल्स की जायदाद से बाकी के 2 क्लेमर्स यानी कैसी और एना को खत्म कर दूं, जिससे जायदाद का सारा हिस्सा ऑटोमेटिकली अकेले मेरा हो जाएगा। शर्लॉक की इस बात को सुन रेबिका उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है, मैं अपनी बहन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसके बाद ग्रेगसन रेबिका को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने बुलाता है। इस दौरान शर्लॉक रेबिका से कहता है, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसी का मर्डर करते वक्त एलिसन का भेष बनाकर क्यों गई थी, क्योंकि सिर्फ एक विग और मेकअप लगाकर आप उनकी तरह आसानी से दिख सकती हैं। रेबिका शर्लॉक से उसकी बकवास बंद करने कहती है और पुलिस के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे शर्लॉक और वॉटसन भी कैब से अपने घर पहुंचती हैं। यहाँ शाम से ही टाई वॉटसन के आने का इंतजार कर रहा था। वॉटसन कहती है, लेकिन मैंने तो तुम्हें इधर नहीं बुलाया। तब हमें पता चलता है कि टाई को इधर शर्लॉक ने वॉटसन की ईमेल आईडी से मैसेज करके बुलाया था, ताकि इस बहाने वो टाई को देख सके। इसे सुन वॉटसन टाई को शर्लॉक से दूर करने लगती है। इधर टाई को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आदमी वॉटसन का नया बॉयफ्रेंड है, लेकिन वॉटसन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है और इसे प्रैंक करने की बुरी आदत है। ऐसा कहकर वॉटसन टाई को वापस भेज देती है और शर्लॉक से कहती है कि वो उसकी प्राइवेसी से दूर रहे। शर्लॉक कहता है, देखा कैसा लगता है जब कोई आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करता है। अब से हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों अपने अपने राज सिर्फ अपने तक ही सीमित रहने दें। इसे सुन वॉटसन वहाँ से चली जाती है। तभी शर्लॉक को डिपार्टमेंट से कॉल आता है और इंस्पेक्टर ग्रेगसन शर्लॉक को बताते हैं कि हमें रेबिका के अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि रेबिका सच में मर्डर वाली रात 7 बजे से लेकर अगली सुबह तक अपने अपार्टमेंट के अंदर ही बंद थी, यानी रेबिका किलर नहीं है, इसलिए हम उसे रिलीज कर रहे हैं। इसे सुन शर्लॉक को झटका लगता है। आगे शर्लॉक एकदम से रेबिका के पास जाकर उससे बोलता है, तुम पुलिस को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुमने जरूर कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ करके अपनी फेक अलीबाई बनाई है और तुम ही एना और कैसी की किलर हो। वहीं वहाँ पर एलिसन का डॉक्टर आकर शर्लॉक को बाहर जाने कहता है। शर्लॉक आगे बोलता है, लेकिन मैं तुमसे अभी एक कदम आगे हूँ। मैंने पता लगा लिया है कि चार्ल्स की मैरी नाम की एक तीसरी नाजायज बेटी थी। मैरी 8033 ट्रीमोंट में रहती है। अब ये मत जताना कि तुम उसे नहीं जानती। तभी वहाँ डिटेक्टिव बेल शर्लॉक को रोकने आता है। तब शर्लॉक गलती से बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से बेल शर्लॉक को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। तभी मूवी मिस मैरी पर शिफ्ट होती है, जिसका जिक्र हॉस्पिटल में शर्लॉक ने किया था। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी के कमरे में किलर पीछे से आकर उसे मारने ही वाला था, पर तभी इंस्पेक्टर ग्रेगसन अंदर आकर किलर को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि असली किलर रेबिका नहीं बल्कि उसकी बहन एलिसन थी। आगे एलिसन पुलिस स्टेशन में होती है और एलिसन को इधर देख रेबिका समझ नहीं पाती कि कोमा से एलिसन अचानक इस तरह कैसे जाग उठी। वॉटसन कहती है, क्योंकि एलिसन कोमा में कभी गई ही नहीं थी। असल में एलिसन का डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर कोमा में भेजता था और वापस कोमा से बाहर लाता था, ताकि एलिसन कैसी और एना का मर्डर करके वापस आ सके। रेबिका के मन में सवाल उठता है कि एलिसन का डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा। शर्लॉक बताता है, क्योंकि डॉक्टर का एलिसन के साथ सीक्रेट अफेयर था और वह दोनों चार्ल्स के बाकी बच्चों को मारने के बाद उन्हें जायदाद से बेदखल करके जल्द ही शादी करके अपना घर बसाने वाले थे। अब मुझे डॉक्टर से पहली मुलाकात में ही पता लग गया था कि उसका एलिसन के साथ अफेयर है, क्योंकि डॉक्टर की एक उंगली में हल्का सा सफेद निशान था और क्योंकि ये निशान लेफ्ट मिडिल फिंगर में था, तो इससे मैं पहचान गया कि डॉक्टर इस वाली उंगली में जरूर वेडिंग रिंग बैंड पहनता होगा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अपने अफेयर को सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए उसने वेडिंग बैंड उंगली से निकाल रखा है। वॉटसन कहती है, फिलहाल एलिसन के डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया है और डॉक्टर ने ये बात खुद कन्फेस की है कि वो एलिसन को अनकॉन्शियस होने की दवाई देता था, जिससे अगर कोई एलिसन की बॉडी जांचना चाहता हो और डॉक्टर एलिसन के करीब ना हो, तब भी लोगों को लगे कि एलिसन कोमा में ही है।
शर्लॉक कहता है उस दवाई के असर के कारण एलिसन काफी देर तक एक जगह सही से खड़ी नहीं रह पाती थी, इसलिए दोनों क्राइम सीन में एलिसन किसी न किसी चेयर में बैठकर अपने विक्टिम के घर आते ही उनको शूट करने का वेट करती थी। रेबिका कहती है, क्या जायदाद की तीसरी हाई रिस्क मैरी सेफ है? शर्लॉक कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी की कोई हाई रिस्क नहीं है, बल्कि वो सब मैंने झूठ कहा था ताकि एलिसन को उसका तीसरा मर्डर करते वक्त रंगे हाथों पकड़ सकूं। असल में मैंने ये झूठी कहानी एलिसन के डॉक्टर के सामने सुनाई थी ताकि बाद में एलिसन का डॉक्टर ये बात एलिसन को बताकर उससे मैरी को मारने उसके एड्रेस में भेज सके और इसी दौरान हम एलिसन को रंगे हाथों पकड़ लें। यानी वो सब एलिसन के लिए बिछाया हुआ ट्रैप था। इसे सुन रेबिका कहती है, मुझे एलिसन को बचाने के लिए एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। मुझे पता है कि एलिसन ने एक घिनौना काम किया है, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन है। शर्लॉक कहता है, पर एलिसन आपको अपनी बहन नहीं मानती। आपको याद है एलिसन दोनों विक्टिम्स को मारने के बाद भी कोमा में होने का नाटक जारी रख रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि तीसरी टारगेट आपको बना सके। लेकिन ये झूठ सुनने के बाद कि आपके अलावा जायदाद का कोई पांचवा हिस्सेदार भी है, तो एलिसन ने सबसे पहले उसे मारने का प्लान बनाया। वैसे भी आपको तो एलिसन बाद में भी आसानी से मार सकती थी। तो इसे सुनने के बाद रेबिका को एलिसन पर बहुत गुस्सा आता है। आगे इस केस के भी सॉल्व होने पर चीफ ग्रेगसन शर्लॉक को कांग्रेचुलेट करती है। वहीं इधर डिटेक्टिव बेल भी शर्लॉक के साथ काम करने पर काफी इम्प्रेस हुआ था। आगे रात में घर लौटने के बाद शर्लॉक अपने वायलिन का बॉक्स खोलता है और तभी वॉटसन को अगले कमरे से शर्लॉक के वायलिन प्ले करने की आवाज आती है। इसे सुन वॉटसन के होश उड़ जाती हैं और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।